उन पत्थरों को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। यह वह पत्थर था जो हीरे सोने चांदी से कई गुना कीमती था। उसके खुद के पास भी इन्हीं पत्थरों के बने हुए आभूषण थे। सिर्फ एक पत्थर की अंगूठी की कीमत कम करोड़ों में थी। भानु जी, क्या मैं आपको एकांत में आपसे बात कर सकती हूँ? अरुंधति उत्साहित होते हुए कहा। भानु ने आश्चर्य से अरुंधति को देखा। आप एकांत में क्या बात करना चाहती है राजकुमारी? आप क्या बात करना चाहती है भानु जी से? राजा जी ने राजकुमारी से पूछा। क्षमा करें महाराज, मैं आपको अभी यह नहीं बता सकती। पहले अन्य राजाओं को सम्मान और उपहार के साथ विदा किया जाए। ये कहते हुए अरुंधति ने जोर से ताली बजाई। ताले की आवाज से दास और दासियां लाल कपड़े से ढके हुए थाली लिए हुए राज दरबार के अंदर आए और एक किनारे जाकर खड़ी हो गई। अरुंधति ही थालियों की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, महाराज, आप यह उपहार आप खुद अपने हाथों से देकर सम्मानित करिए। राजा अपने सिंहासन से उठकर नीचे आई और एक एक लाल कपड़े से ढकी हुई उपहार की थाली हर एक राजा को देने लगे। ये क्या है? बड़ी अनोखी चीज है, अन्य राजाओं ने उत्साहित होते हुए कहा। राजा ने देखा उस उपहार की थाली के अंदर कई परफ्यूम की बोतल और अन्य अनोखी चीज जैसी जिन्होंने उन्हें कभी भी नहीं देखा था। सभी राजा अपने अपने थाली खोलकर देखने लगे। सभी में हर डिजाइन की खूबसूरत परफ्यूम की बोतल और छोटी छोटी उपयोग वाली वस्तुएं थीं। ये क्या है राजकुमारी? राजा नाराज और जलन से कहने लगे, आपने तो कहा था यह सिर्फ मेरे पास रहेगी, आपने इन लोगों को क्यों दिया? राजा की बच्चों जैसी शिकायत करते हुए राजकुमारी अरुंधति से कहा। राजा बहुत ज़्यादा जलन महसूस कर रहे थे कि उनके सिवा भी ऐसी खूबसूरत परफ्यूम की बोतल किसी और लोगों के पास भी होगी। महाराज, मैं आपको इससे भी अच्छी और अनोखी चीज उपहार में दूंगी, राजकुमारी अरुंधति ने सम्मान से सर झुकाते हुए कहा। राजा का मुंह फूल गया था। राजकुमारी ये देखकर ठंडी सांस लेकर रह गई। राजा का व्यवहार एक छोटे बच्चे की तरह। सभी राजा उपहार लेकर बहुत ही प्रसन्न थे। उन लोगों के पास एक अनोखी चीज थी। राजा ने सबको सम्मान सहित विदा किया। उन सब के जाने के बाद अरुंधति ने राजा भानु से कहा, कृपया करके आप स्थान ग्रहण करिए। अब वहाँ पर राजा, राजकुमार और भानु जी रह गए थे। हाँ बताइए राजकुमारी, आप क्या बात करना चाहती थी? मैंने जो गलती की है आप उसके बारे में बात करना चाहती हैं? उस गलती के लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। मेरी वजह से आपकी इतनी हानि हुई। उनको सबको दंड स्वरूप कुछ धन जरूर दूंगा। महाराज भानु आपने किए पर लज्जित होते हुए कहने लगे, वे तो आपको करना ही पड़ेगा। उससे पहले मैं आपसे व्यापार की बात करना चाहती हूँ। राजकुमारी अरुंधति ने राजा भानु से कहा। किस तरह का व्यापार? मेरे राज्य में इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होती जिससे बहुत अच्छा व्यापार किसी से भी किया जा सके, सिवाय कुछ औषधि अनाज के। भानु ने हैरान होते हुए अरुंधति से कहा, महाराज को पता नहीं क्या आपके राज्य में कितनी अपार संपत्ति है? अरुंधति ने उत्साहित होते हुए कहा, मतलब राजकुमारी? राजा भानु नासमझी में अरुंधति को देखने लगे। वही दूसरी तरफ सभी खामोश होकर उन दोनों की बातों को सुन रहे थे। अरुंधति उन पत्थरों को दिखाते हुए कहने लगी, ये पत्थर बहुत ही मूल्यवान है। ये आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा मूल्यवान हो जाएंगे। हाँ वह सब तो ठीक है, लेकिन पत्थरों से होगा क्या? यह किसी काम के नहीं है। भानु ने अरुंधति को समझाते हुए कहा। आप ये सब मुझ पर छोड़िए, मैं आपको 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। क्या आप मुझे यह पत्थर हमारे राज्य में भेज सकते हैं? राजकुमारी अरुंधति ने उम्मीद भरी नजरों से भानु प्रताप को देखते हुए कहा। 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं? हैरान होते हुए भानु के मुंह से निकला। वही राजकुमार और राजा भी हैरान होकर अरुंधति को देख रहे थे। 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं उसे जमाने में आधे राज्य के बराबर होती थी। राजकुमारी, आप क्या कह रही हैं? 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं कम नहीं होती। और आप उन पत्थरों को करेंगी क्या? राजा ने अरुंधति से पूछा। महाराज आप विश्वास रखें और कुछ समय दीजिए। यह कहते हुए भानु की तरफ मुड़ गई। फिर अरुंधति बहुत ही उत्साहित हो रही थी। अगर वह पत्थरों से जेवर बनाकर अन्य राज्यों में बेचेगा, इससे राज्य की स्थिति तो अच्छी होगी ही, उसके परिवार की स्थिति भी अच्छी हो जाएगी। और वैसे भी उसे 2 महीने के बाद अपने परिवार के साथ इस राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में बसना था। इन्हीं 2 महीने के दौरान उसे हर्ष के पिता का पता भी लगाना था और अपने परिवार की स्थिति भी मजबूत करनी थी, ताकि दूसरे राज्य में जाकर उसे किसी भी मुसीबत का सामना न करना पड़े। अरुंधति इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी। तभी राजा भानु की आवाज़ सुनाई दी। वह कुछ कह रहे थे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हम बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। भानु बहुत ही उत्साहित नजर आ रही थी। उन्हें क्या करना था? उन पत्थरों से क्या होना था? उन्हें तो 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं दिख रही थी। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। उनको राजी होता देख अरुंधति ने एक सुकून भरी ठंडी सांस ली
और उन्हें अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी हो गई। किस तरह का अनुबंध? राजा भानु ने राजकुमारी अरुंधति से पूछा। वही दूसरी तरफ राजकुमार और राजा सभी भी खामोश बैठे हुए थे और जो कुछ भी हो रहा था वे खामोशी से देख रहे थे। पहले तो यह अनुबंध आपको करना पड़ेगा। जब आपके राज्य का व्यापार बढ़ेगा और स्थिति आपकी मजबूत हो जाएगी तो जिन परिवारों के व्यक्ति इस दुनिया से चले गए हैं उनको हर महीने एक धनराशि उनको देंगे। दूसरा यह अनुबंध होगा कि आप हमारे राज्य के सिवाय इन पत्थरों का व्यापार किसी से नहीं कर सकते। इसके बदले में हम आपको एक बड़ा व्यापार देंगे। अगर आपको मंजूर है तो आप चाहते हैं कि आपके राज्य के अन्य राजाओं की तरह उन्नत और समृद्ध हो जाएं, तो आप इन पर अनुबंध पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। राजकुमारी राजा भानु को देखते हुए कहने लगी। अरुंधति ने अपने पास खड़े एक दास को दो दो कपड़े से बने हुए अनुबंध लाने को कहा और राजा भानु के सामने रखकर कहने लगी। राजा भानु को कोई ऐतराज नहीं हुआ। वह जल्द से जल्द अपने राज्य की उन्नति की तरफ ले जाना चाहते थे। वो उन दोनों बातों से राजी हो गया। उसके राजकुमार आदित्य की तरफ देखते हुए वे दोनों कपड़े के बने हुए अनुबंध पढ़ते हुए कहा, राजकुमार आप इन सभी शर्तों को लिख दीजिए ताकि राजा भानु और मेरे हस्ताक्षर हो सके। राजकुमार आदित्य ने दोनों ही अनुबंध पर जिस तरह कहा गया था उसे तरह लिख दिया गया और राजकुमारी अरुंधति को वह अनुबंध पकड़ा दिया। जल्द ही दोनों तरफ से उस अनुबंध पर हस्ताक्षर हो गया और आज की मोहर लग गई। राजकुमारी अरुंधति ने उन्हें 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं राजा भानु को दे दिया। अरुंधति को धन की कोई समस्या नहीं थी। वह आधुनिक वर्ल्ड में जाकर अपने खजाने से कुछ न कुछ निकाल कर धन अर्जित करती रहती थी, लेकिन इस तरह बार बार आधुनिक वर्ग से जाना और उसके लिए खतरा बन सकता था। इसलिए वह जल्द से जल्द इसी दुनिया में रहकर अपने आप को मजबूत करना चाहती थी। यहीं पर रहकर ढेर सारा धन अर्जित करना चाह रही थी और साथ में अर्श के लिए एक मजबूत राज्य स्थापित करना चाहती थी। अरुंधति अनुबंध को अपने पास रखने से कहा, महाराज आप मुझे जाने की आज्ञा दें, मुझे कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। महाराज ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। राजकुमारी अपनी दासी के साथ राज दरबार से बाहर निकल गई। वही राज दरबार में भानु ने राजा से मन से हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे। राजा एक दयालु राजा थे। उन्होंने अपने मित्र को क्षमा कर दिया। राजकुमार राजा आदित्य और अनिल राजकुमार अपने स्थान पर बैठे हुए उन दोनों को देख रहे थे। वह सब वही राज दरबार में बैठे हुए आपस में चर्चा करने लगे कि राजकुमारी अरुंधति उन पत्थरों का क्या करेगी। राजा भानु से इससे कोई मतलब नहीं था। वह तो बस प्रसन्न नजर आ रहे थे। तभी राजा भानु ने राजा से कहा, मैंने सुना है राजकुमार राजकुमारी से जल्द ही अलगाव ले लेंगे, क्या यह सत्य है? राजा ने कहा, यह बात सत्य है। ये कहते हुए राजा ने कनखनियों से राजकुमार राज को देखा जो अपनी जगह पर बैठा पहल बदल कर रहा था। राजा भानु यह सुनकर प्रसन्न हो गए। तो ठीक है, फिर अगर राजकुमार राजा अरुंधति से अलगाव कर लेंगे तो मैं अपने बड़े बेटे मुख्य राजकुमार का विवाह राजकुमारी अरुंधति से करवा सकता हूँ। ऐसी पुत्र वधू मिलना बहुत ही कठिन है। सुंदरता के साथ साथ तेज मस्तिष्क, ताकत होने के साथ साथ दूसरों के लिए दया और लगन पाना बहुत ही मुश्किल है। यह सारे गुण राजकुमारी अरुंधति में पाए जाते हैं। ऐसी पुत्र वधू को कौन छोड़ना चाहेगा? भानु ने राजा की तरफ बड़ी उम्मीद से देखते हुए कहा, कभी नहीं। ये कहते हुए राजकुमार झटके से अपने स्थान से खड़े हो गए, तेजी से राज दरबार से निकल गए। आदित्य भी वहां से निकल गए। पीछे सब उन्हें हैरान होते हुए देखते रह गए। राजकुमार आदित्य भी तेजी से बाहर निकल गए। वही अजय और विजय अपनी सोच में गुम थे कि चलो राजकुमार राज का तो समझ में आता है, लेकिन आदित्य क्यों इतना नाराज नजर आ रहा है। जब भी राजकुमारी अरुंधति की बात आती थी वही अरुंधति अपनी दासी के साथ अपने निवास स्थान पर चली गई। तभी पीछे से आकर किसी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। इस तरह गोद में उठाए जाने पर उसकी चीख निकल गई। अरुंधति ने खुद को गोद में उठा लेने वाले व्यक्ति को देखा। राजकुमार राज अपने लाल चेहरे हुए उसे अपनी गोद में उठा रखा था। वही राजकुमार ने अपना सर घुमाकर राजकुमारी के साथ वाली दासी से कहा, हमें कान चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर दासी सर झुकाकर वापस चली गई। ये क्या कर रही है, आप छोड़िए हमें। अरुंधति उसकी गोद से मचलते हुए कहने लगी, सही से रहिए वरना आप गिर जाएंगी और कमर की हड्डी वड्डी टूट जाएगी। राजा उसके ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा। यह सुनते ही अरुंधति ने मचलना बंद कर दिया। तभी राज ने एकदम से छोड़ने का नाटक किया। राजकुमारी अरुंधति डरकर दोनों हाथ उसके गले पे बांध दिए। क्या कर रहे हैं आप, हमें गिराना चाहते हैं? राज कुछ नहीं बोला, तेजी से अपने निवास स्थान पर पहुंच गया। उसने अपने कक्ष के बाहर खड़े दासों को वहां से जाने का कहा और जाते जाते बाहर से दरवाजा बंद कर ले। क्या कर रहे हैं, छोड़े मुझे। अरुंधति इस तरह कमरे का दरवाजा बंद होते देखकर हैरान हो गई।
अरुंधति का बार बार उसके छोड़े के जाने का सुनकर राज को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वह अरुंधति को बिस्तर पर ले जाकर पटक दिया और उसके दोनों हाथों को पकड़ ऊपर कर दिया। ये क्या कर रहे हैं राजकुमार, हमें छोड़िए। अरुंधति बिस्तर पर में चलते हुए कहने लगी। राजकुमार का चेहरा लाल हो गया था। वह गुस्से से अरुंधति को घूर कर देखे जा रहा था। अरुंधति के अंदर की नैना राज को इस तरह से घूरने से अजीब महसूस कर रही थी। वो अपने जीवन में किसी भी मर्द के पास इतनी तरह नहीं गई थी। उसको अपने पेट में अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। हम कह रहे हैं आप हमें छोड़िए, आप पागल हो गए हैं क्या? अरुंधति ने राज से गुस्से में कहा। राजकुमार राज को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। राजकुमारी अरुंधति ने अपना एक पैर उठाकर राज को नीचे से मारने की कोशिश की। राजकुमार राज अपना पूरा भार उसके ऊपर डाल दिया और पैरों को दबाव दिया। इधर अरुंधति को सांस लेने में कठिनाई महसूस होने लगी। उसका सुंदर चेहरा लाल पड़ने लगा। जब राजकुमार ने धीरे से उसके चेहरे से अपना चेहरा अलग किया। आप अपनी हरकतों क्यों नहीं बदल देती? जब भी मैं आपके तरफ एक कदम बढ़ाता हूँ तब ऐसा ही क्यों करती हैं कि मुझे आप पर क्रोध आने लगता है? राजकुमार राज ने अरुंधति के चेहरे पर आए हुए बालों को एक हाथ से हटाते हुए कहा। राजकुमार राज के मस्तिष्क में अभी भी राजा भानु की बात घूम रही थी। वे कैसे उसकी पत्नी को अपने पुत्र के लिए मांग सकते थे? उन्हें राजा भानु पर बहुत ही क्रोध आ रहा था। जिसको देखो उसी की पत्नी के पीछे पड़े रहे। आप सभी को अपनी तरफ आकर्षित करना बंद कर दिया। आप मेरी हैं, सुना आपने, आप सिर्फ मेरी हैं और सिर्फ मेरी ही होकर रही। ये कहते एक बार फिर उसके ओठों पर टूट पड़ा। उसको हैरान होकर देख रही। यह राजकुमार पागल तो नहीं हो गया? मैंने कब किसी को आकर्षित किया? और यह तो अरुंधति से बहुत ही नफरत करता था, तो ये ऐसा क्यों कर रहा? ये सोचते हुए अरुंधति ने अपने दोनों हाथों को किसी तरह उससे छुड़ा लिया और एक तरफ धक्का देकर बिस्तर से उतरने लगी। राजकुमार राज ने उसकी कमर पकड़कर फिर से बिस्तर पर लिटा दिया। आप कहाँ जा रही है? किसी और मर्द को आकर्षित करने? ये कहते हुए राजकुमार ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, आपने नशा तो नहीं कर लिया? इस तरह बहकी बहकी बातें कर रहे हैं और मुझे कोई शौक नहीं पड़ा किसी को आकर्षित करने का। और आप छोड़े, आप शायद भूल रहे हैं 2 महीने बाद हम दोनों का रास्ता अलग अलग हो जाएगा। इसलिए ये बात कहने का आपका कोई भी हक नहीं बनता। क्योंकि आप हमसे शुरू से ही नफरत करते हैं, तो ये अचानक क्यों आप हमारी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? राजकुमारी अरुंधति ने अपनी कमर से उसके दोनों हाथ हटाने की कोशिश करते हुए कहा। राजकुमार राज ने कहा, मैं नफरत करता हूँ आपसे, बहुत ही ज़्यादा नफरत करता हूँ। क्यों न करूँ? आप अब बदली हैं। क्यों बदली हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आपने जो बुरे कर्म किए हैं मैं भी नहीं भूल सकता। आपने हमारे विवाह की पहली रात किसी और मर्द के साथ ये सोचकर ही हमें घिन आती है। राजकुमारी अरुंधति ने दोनों हाथों से एक तरफ राजकुमार को धक्का देते हुए चिल्लाते हुए कहा, अगर आपको हमसे इतनी घिन आती है तो आप हमसे दूर रहे। क्यों हमारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं? मैं भी आपसे कोई प्रेम नहीं करती। जल्द ही 2 महीने पूरे हो जाएंगे और जल्द से जल्द हम दोनों का अलगाव हो जाएगा। ना तो आप मुझे देखेंगे ना ही हम आपको देखेंगे। इसलिए आपको खेल खेलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। न जाने क्यों अरुंधति को यह सब कहते हुए उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई और उसके दिल में अजीब सी चुभन हो रही थी। राजकुमारी अरुंधति बिस्तर से खड़ी उतर कर तेजी से दरवाजे से बाहर जाने लगी। उधर राजकुमार राज का क्रोध सीमा पार हो गया था। वे कैसे उसे दूर जाने को कह सकती थी? उसने अरुंधति को पकड़ कर खींचा। ये सब देखकर अरुंधति की आंखों में आंसू आ गए। उसने राजकुमार से कहा, राजकुमार शांत हो जाइए, इस तरह आप हमें नहीं पा सकते। अरुंधति क्यों इसके सामने हमेशा लाचार हो जाती थी? सिर्फ ये अरुंधति के दिल की वजह से था। जो राज की तरफ आकर्षित करता था वो चाहकर भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाती थी, वरना उसके साथ ऐसा करने वाले को वो कभी भी जिंदा नहीं छोड़ती थी। राजकुमार उसकी आंखों में आंसू देखा तो वह रुक गया। उसका गुस्सा एकदम से उसके आंसू से लेकर शांत हो गया। उसके बराबर जाकर लेट गया। राजकुमार ने अपना सिर घुमाकर राजकुमारी अरुंधति को देखा, जिसकी आंखों से आंसू निकलकर गालों से होते हुए बिस्तर को भिगो रहे थे। राजकुमार राज ने अपना एक हाथ बढ़ाकर अरुंधति को अपनी तरफ खींचा और अपनी बाहों में ले लिया और उसे कसकर सीने से लगा लिया। शांत हो जाओ राजकुमारी, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन आप मेरे पास रहेंगी। ये कहते हुए उसे अपने सीने में छुपा लिया। अरुंधति को देखा जो आंख बंद किए हुए उसके सीने से लगी हुई थी। राजकुमार राज के एक हाथ ने उसका चेहरा थोड़ा सा ऊपर किया और उसकी बंद आंखों को चूम लिया और फिर से उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए सोचने लगा, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो जाता है। जब भी मैं किसी और को तुम्हारे पास देखता हूँ मुझे खुद भी समझ नहीं आता। मैं तुमसे नफरत करता हूँ या पर एक तरफ तुम मुझे नफरत करने के लिए मजबूर कर देती हो, दूसरी तरफ प्रेम करने के लिए। मैं क्यों नहीं किसी और की तरफ तुम्हें जाते हुए नहीं देख सकता? कुछ भी हो जाए तुम मेरी और किसी और के नहीं होने दूंगा। राजकुमार उसके चेहरे को देखने लगा। इधर अरुंधति नींद में चली गई थी। उसे इतना सुकून कभी भी नहीं मिला था जितना उसको राज की बाहों में महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद राज उसके
भारी सांसों को अपने सीने पर महसूस की। राज धीरे से उससे अलग हुआ और उसके पास चादर डालते हुए बिस्तर से उतरकर कमरे से बाहर चला गया। वही एक दास को आवाज़ देते हुए कहा, राजकुमारी अरुंधति के कपड़े उसके निवास स्थान से लेकर आई। राजकुमारी रजनी मुड़कर अपने कमरे की तरफ देखा। जाने अनजाने में उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। तभी एक दासी उसके पास आकर कहने लगी, राजकुमार, राजकुमारी नयन ने आपके पास संदेश भेजा है, कहो क्या कहना। राजकुमार रोब भरी आवाज़ में उस दासी से कहा। दासी ने सर झुकाते हुए कहा, राज आपको नयन ने रात भोज के लिए अपने कमरे में आमंत्रित किया है। राजकुमार राज ने उस दासी को देखते हुए कहा, ठीक है, राजकुमारी से कहना आज रात का भोजन उनके साथ करेंगे। दासी सर झुकाते हुए तेजी से वहां से चली गई। वही नयन के निवास स्थान पर राजकुमारी बेचैनी से उस दासी का इंतजार कर रही थी। तभी वह दासी कमरे में आती हुई दिखाई दी। क्या संदेश लाई हो? क्या राजकुमार आज हमारे निवास आएंगे? राजकुमारी ने बेचैन होकर उनसे पूछा। जी राजकुमारी, आज रात का भोजन राजकुमार आपके साथ करने को कहा है। यह सुनते ही राजकुमारी ने मुस्कुराने लगी और अपनी दासी से कहने लगी, हमारे स्नान के लिए खुशबूदार उपटन को तैयार करो, हम राजकुमार के साथ पूरी रात्रि बिताने वाले हैं। ये कहते हुए राजकुमारी मुस्कुराने लगी। उनके ऐसे मुस्कुराने से समझ में आ रहा था कि उनके मस्तिष्क में कोई ना कोई योजना जरूर थी। अरुंधति अपने निवास स्थान पर गुस्से से अपने तकिए को गुस्से मार रही थी। उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे इस तरह से हाथ लगाने की? अगर उसने अगली बार ऐसा किया ना तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। ये कहते हुए तकिए एक तरफ फेंकते हुए इधर उधर टहल रही थी। अरुंधति राजकुमार राज को कोसे ही जा रही थी। तभी माया कमरे के अंदर आती हुई दिखाई दी। उसके हाथ में आज रात के भोजन की थाली थी। राजकुमारी भोजन ग्रहण करिए, माया ने उसके भोजन करने को कहा। तब उसने माया से पूछा, माया तुम राय निवास गई थी, हर्ष कैसा? हाँ बिल्कुल ठीक है, सारा दिन नानी के साथ चिपका रहता है, लेकिन आपको बहुत ही याद करता है। माया ने उसके गिलास में पानी भरते हुए कहा, मैं कल ही कुछ दिनों के लिए राय मैंसन रहने के लिए जाऊंगी। अरुंधति को सभी की बहुत ही याद आ रही थी। उसने सोच लिया था कि कल राजा से आज्ञा लेकर कुछ दिनों के लिए वह राय निवास रहने के लिए चली जाएगी। नयन के निवास स्थान पर राजकुमार राज और नयन आमने सामने बैठे थे और बीच में तरह तरह के व्यंजन लगे हुए थे। राजकुमारी नयन आज बहुत ही सुंदर दिख रही थी। राजकुमारी नयन राजकुमार की थाली में भोजन डालते हुए कहने लगी, राजकुमार आपने बताया नहीं कि मैं आज कैसी लग रही हूँ। राजकुमारी आप हमेशा की तरह ही बहुत ही सुंदर दिख रही है। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए राजकुमारी नयन से कहा। राजकुमार राज की बात को सुनकर राजकुमारी नयन शर्माने लगी। फिर दोनों एक साथ भोजन करने लगे। भोजन समाप्त हो जाने के बाद राजकुमारी ने अपनी दासी को कुछ इशारा किया। तभी थोड़ी देर में एक शरबत से भरा हुआ एक पात्र लेकर आई और 2 छोटे गिलास। राजकुमार राज, ये मेरे पिता ने भेजा, कृपया इसे एक बार पीकर देखें और ज़रूर बताइए आपको पसंद आई या नहीं। राजकुमारी ने नयन वह पात्र दासी के हाथ से लेकर शराब उसमें डालने लगी। राजकुमारी नयन ने बहुत ही चालाकी से राजकुमार राज के गिलास में एक पाउडर डाल दिया। उसका स्वाद लेकर देखिए और फिर बताइए राजकुमार ये कैसा है। राजकुमार ने उसके हाथों से गिलास लेकर एक ही साथ में पी लिया। राजकुमारी, यह बहुत ही अच्छा। राजकुमार ने गिलास मेज पे रखते हुए कहा। तो फिर आप रुक क्यों गए? और लीजिए। यह कहते हुए राजकुमार को 2-3 गिलास शराब पिला दिया। अब राजकुमार को अजीब सा महसूस होने लगा। उसे चक्कर आ रहे थे, अपने शरीर में तेज गर्मी महसूस हो रही थी। तभी इधर राजकुमारी ने अपनी दासियों को इशारा किया। तभी इधर सारी राजकुमारी कमरे से बाहर निकल गई और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। वही राजकुमार के सिपाही और अंगरक्षक दरवाजे के पास खड़े होकर पहरा दे रहे थे। और फिर राजकुमारी ने राजकुमार राज को रिझाने की कोशिश करने लगी।